नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 46 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बहुत संक्षिप्त में अपने प्रश्न रखे हैं और बताया इन्होंने कि एक डॉक्टर हैं और अपने प्रोफेशन को लेकर के जानना चाहते हैं, फाइनेंस, अपने स्वास्थ्य और लाइफ में अच्छा समय, बेस्ट समय कब आने वाला है, ये इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। चलिए इनके प्रश्नों को हम आखिरी में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है यहां पर वृश्चिक लग्न की और चंद्रमा देखें तो वृषभ राशि में जाकर के बैठा हुआ है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि की। वृश्चिक लग्न यानी कि मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। लग्न का मान देखें तो 26 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। वृश्चिक लग्न वालों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग चिड़चिड़े स्वभाव के कई बार देखे जाते हैं। पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, आकर्षक पर्सनालिटी होती है। इमोशंस की बात की जाए तो डीप इमोशंस होता है इनके अंदर, किसी भी बात को लेकर के बहुत गहराई में ये जाकर के उसके बारे में सोचते हैं, चाहे वो प्रेम हो या दुश्मनी हो। ऐसे लोग बहुत गहराई में जाकर के उसे निभाने वाले होते हैं। उग्रता भी होती है इनके अंदर और इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, ये विश्वास पात्र होते हैं। इनके नेगेटिविटी की बात करें तो क्रोधी स्वभाव जो है इनकी एक नेगेटिविटी देखी गई है, क्योंकि मंगल की ये राशि बन जाती है, मंगल की राशि होती है वृश्चिक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव भी इनके अंदर देखा जाता है। तत्क्षण ऐसे लोग कई बार क्रोधित हो जाते हैं यदि इनकी बातों को ना माना जाए। यहां पर देखा जाए लग्नेश मंगल उठ करके छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं। यहां पर लग्नेश का छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं एक अवयोग होता है, जिसके बारे में मैंने कई बार बात की है कि जब भी लग्नेश 6 या 8वें घर में बैठ जाएगा, छठे या 8वें भाव में, तो लग्न से ही षडाष्टक दोष बन जाएगा। लग्न से षडाष्टक दोष यानी कि 6-8 का दोष, इस भाव से 6 घर दूर और इधर से देखें तो 6-8 घर दूर ये मंगल विराजमान है। हालांकि यहां पर मंगल स्वग्रही है, तो निश्चित रूप से जब कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है और जिस भाव में वो स्वग्रही होता है उस भाव से जुड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स में वो वृद्धि कर देता है। लग्न की तरफ चलते हैं। सूर्य और बुध लग्न में विराजमान है। यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन जाएगा। हालांकि इस कुंडली में बुध मारक ग्रह होते हैं तो जबरदस्त बुधादित्य योग तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम इतना तो जरूर कहेंगे कि यहां पर बुधादित्य योग बन रहा है। देखा जाए यहां पर सूर्य को तो कर्मेश है, सूर्य 10वें भाव के स्वामी ग्रह है, सूर्य आकर के लग्न में विराजमान है, अच्छी स्थिति है। कर्मेश का आकर के लग्न में बैठना निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करवाने वाला होता है, नेम फेम दिलवाने वाला होता है, अच्छा पद दिलवाने वाला होता है। यदि लग्नेश उठ करके 10वें भाव में बैठ जाए या कर्मेश उठ करके लग्न में बैठ जाए, ये अपने आप में एक राजयोग के समान फल देने वाला होता है। यहां पर सूर्य मंगल की राशि में आकर के बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में है। देखिए तात्कालिक मैत्री में नहीं है ये सूर्य, लेकिन फिर भी मित्र की राशि में ये बैठे हुए हैं सूर्य, और इस कुंडली में सूर्य कर्मेश है, अच्छे भाव का स्वामी ग्रह है और लग्न में आकर के बैठा हुआ है, तो बढ़िया परिणाम देने वाला होगा। आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया कर देगा, मान सम्मान दिलवाने वाला होगा, अच्छा पद दिलवाने वाला होगा सूर्य। समाज में आप फेमस हो सकते हैं, लोगों के बीच आप अपना नाम बना सकते हैं। 23 डिग्री का यहां पर सूर्य है और ये सूर्य
कुमार अवस्था के हैं, बला बल 50% का होगा। इस सूर्य के पास दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव के ऊपर, फेमस करने का कार्य करेंगे। अपनी दशांतर दशा में वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं। बुध की बात करते हैं। 6 डिग्री का बुध लग्न में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में है और तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो अति शत्रुता हो गई। इस कुंडली में बुध अष्टमेश है और लाभेश है, यानी कि मारक ग्रह है बुध इस कुंडली में, और जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। बुध की दशा अंतर्दशा में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल सकती है। नर्व से जुड़ी हुई परेशानी, स्किन से जुड़ी हुई परेशानी बुध आमतौर पर देते हैं। अष्टमेश है बुध, लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही इनकी दशा अंतर्दशा में आपको ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। लाभेश भी है बुध और लग्न में बैठा हुआ है। देखिए, लग्न यानी कि आपका शरीर, लग्न यानी कि आप। जब लाभेश लग्न में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने पराक्रम से लाभ अर्जित करने वाला होता है, अपनी मेहनत से लाभ अर्जित करने वाला होता है। 6 डिग्री का यहां पर बुध है, बल इसके पास करीब 25% के आसपास माना जाएगा। मृत अवस्था से बाहर निकल रहे हैं ये बुध देव। बुधादित्य योग जिसकी बात मैंने की कि प्रथम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, ये शिक्षा के लिए बढ़िया है। शिक्षा के लिए बुधादित्य योग व्यक्ति को लाभ करवाता है शिक्षा में, और ये लग्न में बन रहा है तो ये बुधादित्य योग आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है। द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का, परिवार वालों के साथ संबंध का। राहु यहां पर देखा जाए तो धनु राशि में बैठा हुआ। इस राशि में राहु देव नीच के माने जाते हैं, नीच की राशि हो जाती है ये राहु के लिए। 5 डिग्री का राहु है यहां पर, बाल अवस्था का राहु है, बलाबल 25% के आसपास होगी राहु के पास। और यहां पर देखा जाए राहु को द्वितीय भाव में नीच का बैठा हुआ है। अब राहु कैसा परिणाम देगा, तो गुरु की तरह। और गुरु की प्लेसमेंट क्या है, तो गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और कैसा, तो नीच की राशि में। अब गुरु की नीचता भंग हो रही है कि नहीं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वो फिलहाल प्रथम दृष्टि से देखें तो वो नीच का नजर आ रहा है। तो यहां पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, या फिर ये कहना चाहिए कि राहु अपनी दशांतर दशा में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं लेने देगा। राहु की दशांतर दशा में कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। परिवार वालों के साथ संबंध उस समय खराब हो सकते हैं, या तो आप परिवार से थोड़े दूर जा सकते हैं। वाणी का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8म भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन फिर भी जब राहु नीच का है तो 8म भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके आपके स्वास्थ्य में अचानक से कोई परेशानी दे सकता है। और राहु की दृष्टि 10म भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो करियर में ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं, एक बदलाव की स्थिति दे सकते हैं अपनी दशा आने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। तीसरे भाव में देखें तो गुरु और शुक्र युति बना करके विराजमान है। गुरु इस कुंडली में कौन है, बात कर लें तो गुरु पंचमेश है और धनेश है, यानी कि एक कारक ग्रह है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि गुरु इस कुंडली का सबसे ज्यादा कारक ग्रह है। तीसरे भाव में जाकर के नीच राशि में बैठे हुए। देखिए, गुरु सिर्फ 5 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है। यहां पर गुरु 16 डिग्री के हैं, यानी कि गुरु नीचता से बाहर आ चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि नीच की राशि में तो गुरु जरूर है, लेकिन क्या इसकी नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं, तो यहां पर देखें गुरु की नीचता भंग हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा लग्न से केंद्र में विराजमान है। कैसे, तो देखिए, गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, इसीलिए एक सूत्र कहता है कि यदि जो ग्रह नीच का हुआ है, जिसकी राशि में वो उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी ग्रह यदि लग्न से केंद्र में विराजमान हो जाए तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। इस सूत्र को लगाने के बाद गुरु की नीचता यहां पर भंग हो जाएगी। मेहनत के बाद यह भाव मेहनत पराक्रम का होता है और गुरु की नीचता भंग हो रही है। मेहनत के बाद आप धन कमाएंगे, आप सुखों का लाभ लेंगे। मेहनत के बाद आप कहीं ना कहीं शिक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव के ऊपर, तो मेहनत के बाद आपका भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। हायर एजुकेशन का लाभ आप ले पाएंगे। और गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो मेहनत के बाद आपको लाभ भी देखने को मिलेगा।
एक तो साहस पराक्रम के भाव में गुरु का बैठना, ऊपर से नीच भंग होना गुरु का, तो मेहनत के बाद आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, आसानी से बैठे बिठाए नहीं मिलेंगी। गुरु के पास बलाबल बहुत बढ़िया है, 16 डिग्री का गुरु है तो बल गुरु के पास बढ़िया माना जाएगा। शुक्र को देख लें तो शुक्र 7 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, शुक्र के पास 50% का बलाबल होगा। यहां पर शुक्र वृद्ध अवस्था में बैठा हुआ है। शुक्र इस कुंडली में सप्तमेश है और द्वादशेश है, यानी कि शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, कारक नहीं, मारक ग्रह। तीसरे भाव में जाकर के शुक्र विराजमान है। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में जाकर के विराजमान है तो नवम पंचम का योग बन जाता है सप्तम भाव से। ये बढ़िया है, विवाह के बाद वैवाहिक सुखों के लिए बढ़िया है, विवाह के बाद भाग्योदय के लिए भी ये स्थिति बढ़िया नजर आती है। क्यों? क्योंकि शुक्र अपने ही भाव से नवम पंचम का योग बना रहा है। शुक्र इस कुंडली में बहुत कारक नहीं है तो शुक्र की दशा भी कोई बहुत जबरदस्त आपको लाभ नहीं देगी, लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे तो शुक्र आपको लाभ देने वाला होगा। दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर तो मेहनत के बाद आपको थोड़ा बहुत भाग्य से भी जुड़ा हुआ लाभ देखने को मिल सकता है। शुक्र आपको विदेश वगैरह की भी यात्राएं करवाने वाले होंगे। अपनी दशांतर दशा में शुक्र आपको कहीं ना कहीं दौड़ भाग थोड़ा करवाने वाले होंगे। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है और स्वग्रही है मंगल। अब आप कहेंगे कि यहां पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, मंगल यहां विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। लग्नेश किसी भी कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। मंगल स्वग्रही है छठे भाव में तो निश्चित ही छठे भाव से जुड़े रिजल्ट्स में वृद्धि करने वाले होंगे। 2 डिग्री का मंगल है, यहां पर मंगल बाल अवस्था का है। यहां पर देखा जाए मंगल का स्वग्रही होकर के बैठना निश्चित रूप से आपको कंपटीशन में सफलता दिलवाएगा, शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएगा। चाहे कितने भी शत्रु आ जाएं, जीत आपकी ही होगी। आप लड़ के भी अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, लड़ झगड़ के भी आपका कार्य पूरा हो जाएगा। नौकरी में यह मंगल लाभ देने वाला है, टेक्निकल क्षेत्रों में यह मंगल लाभ देने वाला है, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए यह मंगल लाभ देने वाला है। दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि है लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं देंगे क्योंकि इस कुंडली में कारक है मंगल। दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय करवाएगा मंगल, विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे मंगल। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, अपनी एक राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं और अपनी अष्टम दृष्टि से मंगल ने लग्न को देखा, अष्टम दृष्टि से मंगल ने अपनी ही राशि को देख लिया। तो यहां पर आपके स्वास्थ्य को यह बढ़िया करने वाला होगा। हाँ, टेंशन जरूर देगा, मंगल टेंशन देते हैं, टेंशन जरूर दे देंगे आपको, लेकिन अपनी ही राशि से लग्न को देख रहे हैं तो आपको ये स्वस्थ शरीर देने वाला होगा। और कहीं ना कहीं यहां पर लग्न का जो बलाबल है वो अच्छा हो जाएगा। यदि लग्नेश लग्न को कहीं से देख ले तो लग्न बलवान हो जाता है, तो यहां पर यह स्थिति आपके लिए शुभ है। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहां पर देखा जाए तो 9 डिग्री का चंद्रमा यहां पर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव होता है पत्नी का। आपकी कुंडली में आपकी पत्नी को आपका सप्तम भाव दर्शाएगा, आपके बिजनेस को दर्शाएगा, आपके पार्टनरशिप को दर्शाएगा। इस कुंडली में चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा भाग्येश है। भाग्येश जाकर के सप्तम भाव, बिजनेस भाव, पार्टनरशिप भाव या विवाह के भाव में आप कह लीजिए चंद्रमा आकर के बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में चंद्रमा है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। हालांकि चंद्रमा सिर्फ 3 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं, उसके बाद ये मूल त्रिकोण माने जाते हैं। तो यहां पर चंद्रमा मूल त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है। 9 डिग्री का चंद्रमा है, बलाबल बढ़िया माना जाएगा इस चंद्रमा के पास। 50% के आसपास का बल है। सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा, पत्नी बहुत अच्छी होंगी, केयरिंग होंगी और पत्नी के साथ संबंध भी आपके बढ़िया रहने वाले हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, बढ़िया स्थिति है। यहां पर गुरु चंद्रमा को जब भी देखता है तो लाभ की स्थिति देता है, चंद्रमा को बैलेंस करने वाला होता है। चंद्रमा यानी कि आपका मन, तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है। चंद्रमा यहां पर मूल त्रिकोण राशि का है, बढ़िया स्थिति है। वैवाहिक सुखों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। चंद्रमा यहां पर आपको कहीं ना कहीं भाग्य का पूरा पूरा लाभ देगा, क्योंकि देखिए भाग्येश उच्च का हो रहा है सप्तम भाव में, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी, थोड़ा बहुत टेंशन ये भी आपको देने वाला होगा, विशेष नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो टेंशन ये भी आपको दे देगा।
आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव के ऊपर चलते हैं। केतु शनि बैठे हुए हैं। अब केतु शनि के ऊपर जाने से पहले ध्यान से सप्तम भाव को फिर से देखिए। इस भाव के पीछे मंगल और आगे केतु शनि, इसको कहते हैं कुंडली के सप्तम भाव को आपके लग गया पाप कर्तरी दोष। कौन सा दोष? तो पाप कर्तरी दोष लग गया आपकी कुंडली के सप्तम भाव को। तो यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। इसका यह कतई मतलब नहीं कि अब आपका सप्तम भाव पूरी तरह नेगेटिव हो गया, नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत जो है यहां पर पॉजिटिव प्रभाव में कमी आ जाएगी। एक बात बतानी रह गई, द्वितीय भाव को ध्यान से देखिए। आगे गुरु और शुक्र हैं और पीछे बुध हैं, तो आपके द्वितीय भाव को शुभ कर्तरी योग लग जाएगा। तो जो धन का भाव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। वहां पर राहु के बैठने की वजह से वहां पर जो थोड़ा नेगेटिव हो रहा था, थोड़ा नहीं बहुत नेगेटिव हो रहा था, उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, थोड़ी बचाव की स्थिति देखने को मिलेगी शुभ कर्तरी योग की वजह से। चलिए अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। अष्टम भाव में देखें तो केतु शनि यहां पर विराजमान है। केतु शनि यहां पर बैठना अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव आपकी आयु का होता है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, अष्टम भाव जो जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव है उसको दर्शाता है। यहां पर केतु शनि का बैठना आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं माना जाएगा। केतु शनि एक साथ बैठ करके यहां श्रापित दोष बना रहे हैं। केतु शनि एक भाव में बैठ जाता है तो देखिए राहु सामने हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं कुंडली में श्रापित दोष का निर्माण हो जाना। तो यहां पर कुंडली के अष्टम भाव में श्रापित दोष बन रहा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों के लिए भी इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। देखा जाए यहां पर शनि के ऊपर चलते हैं। 8 डिग्री का शनि है, कुमार अवस्था के ही है शनि यहां पर, और इस कुंडली में शनि तृतीयेश है और सुखेश है। एक समग्रह माना जाएगा, न कारक न मारक, एक समग्रह माना जाएगा। अब उसकी प्लेसमेंट हो गई यहां पर कुंडली के अष्टम भाव में, तो शनि आपके लिए मारक हो गए। अब शनि आपके लिए मारक हो गए। शनि की दशा अंतरदशा आपको संघर्ष देने वाली होगी, थोड़ी परेशानी देने वाली होगी। स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के भी शनि थोड़ी आपको परेशानी दे सकते हैं। शनि की दृष्टि दशम भाव के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं करियर में विलंब की स्थिति देना। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन को लेकर के थोड़ी परेशानी, परिवार के साथ थोड़ी परेशानी। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, जो दशम दृष्टि जाएगी वो जाएगी पंचम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहां पर शिक्षा और संतान में विलंब की स्थिति शनि दे सकता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। यहां पर केतु 5 डिग्री के साथ विराजमान है। केतु यहां पर नीच की राशि में है, बुध के घर में। अब देखिए बुध लग्न में बैठा हुआ है, तो बुध की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी क्योंकि वो केंद्र में जाकर के विराजमान है। तो केतु यहां पर बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे, भले ही वो नीच की राशि में क्यों ना हो। केतु के पास भी बराबर 25% के आसपास का माना जाएगा, बाल अवस्था का ये केतु है। अपनी दशा अंतर्दशा में केतु कहीं ना कहीं आपको इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ा देंगे। आप चीजों को बहुत गहराई से सोचेंगे। वैसे भी आप वृश्चिक लग्न के हैं और केतु की दशा अंतर्दशा में आप देखेंगे कि आप चीजों की और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। यहां पर केतु का बैठना रिसर्च वगैरह के क्षेत्र के लिए बढ़िया है, लाभ देने वाला है। केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय ये केतु करवाने वाले होंगे। द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि, धन को संभाल के रखिए। और केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो थोड़ी बहुत कलह की स्थिति ये केतु दे सकते हैं, या टेंशन आपको दे सकते हैं। शापित दोष का होना अष्टम भाव में स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको इसका निवारण करा लेना चाहिए। आपका देखा जाए तो शनि वक्री भी है। आपका जो शनि है वो यहां पर वक्री भी नजर आ रहा है, और अष्टम भाव में शनि वक्री हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की दशा अंतर्दशा चलती है, तो उस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। चलिए, यह था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और आपके प्रश्नों को लेने से पहले दशा के ऊपर हम चलते हैं। दशा की बात करें तो फिलहाल आपको गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 2 अप्रैल 2025 तक रहने वाली है। और गुरु की महादशा में आपको सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2 अगस्त 2020 तक रहने वाली है। तो गुरु की महादशा अच्छी है आपके लिए। मेहनत के बाद ये गुरु आपको सब कुछ देने वाला होगा। आपकी कुंडली में गुरु कारक ग्रह है, नीच का जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है। प्रश्नों को ले लेते हैं। डॉक्टर हैं ये और
सर्जन है, इन्होंने लिखा है, डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर की फील्ड में ये सर्जन है। देखिए इस कुंडली में देखा जाए करियर के ऊपर हम बात करें, प्रोफेशन के ऊपर हम बात करें कि कौन कौन सा प्रोफेशन बढ़िया नजर आ रहा है इस कुंडली में, तो देखा जाए लग्नेश शरीर भाव का स्वामी ग्रह ही जाकर के बीमारियों के भाव में बैठ गया, रोग के भाव में, तो मेडिकल का क्षेत्र तो निश्चित रूप से यहां पर बढ़िया नजर आ रहा है। इसके अलावा टीचिंग का भी क्षेत्र अच्छा नजर आ रहा है आपकी कुंडली को देख करके। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्षेत्र, चूंकि सूर्य कर्मेश है आपके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड भी आपके लिए बढ़िया हो जाता है। बुध लग्न में बैठा हुआ है तो आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव, माफ करिए, बुध और सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं एक साथ, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली क्षमता और मैनेजमेंट की क्षमता, वो अथॉरिटी वाली क्षमता आपके अंदर मौजूद है। मंगल ने बेसिकली आपको इस क्षेत्र में सफलता दिलवाई। सर्जन जब भी व्यक्ति बनता है तो मंगल की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कुंडली में इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंस को लेकर के इन्होंने पूछा है और लाभ का स्थान तो अच्छा नजर आ रहा है। बुध जो है लग्न में जाकर के बैठे हुए, मेहनत के बाद आप खूब सारा धन लाभ करने वाले हैं। जहां तक राहु की स्थिति की बात है, द्वितीय भाव जो धन का होता है वहां पर राहु का बैठना कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दे सकता है, या फिर ये कह सकते हैं आप कि सेविंग्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धन आएगा ये तो निश्चित है। टिकने की जहां तक बात है तो सेविंग्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी अभी तक नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, शनि की दशा अंतरदशा, केतु की दशा अंतरदशा, राहु की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि श्रापित दोष जो आपके अष्टम भाव में बन रहा है, तो खास करके केतु और शनि की दशा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। और बेस्ट टाइम इन्होंने पूछा है कि जीवन में सबसे अच्छा समय कब आएगा। देखिए हाल फिलहाल की बात करें तो गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, ये समय बढ़िया है। फिलहाल 2020 से लेकर के 2022 के नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। दोहरा देता हूं, 2020 से लेकर के, स्टार्टिंग के 2020 से लेकर के 2022 के नवंबर तक का समय आपके लिए काफी बढ़िया नजर आ रहा है। और षडबल की बात कर लेते हैं। षडबल में ग्रहों का बल देखा जाए तो मंगल के पास सर्वाधिक बल नजर आ रहा है। मंगल के बाद सूर्य के पास अच्छा बलाबल है और उसके बाद चंद्रमा के पास, यानी कि मंगल, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों ही इस कुंडली में कारक ग्रह हैं और तीनों के पास ही बल बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है ये तीनों ही ग्रह अपने आप में बहुत ज्यादा बलशाली हैं, तो ये बढ़िया स्थिति है। एक वीक पॉइंट है, गुरु का बल षडबल में सबसे कम है। गुरु का बल षडबल में सबसे कम है, तो गुरु को थोड़ा बेहतर बनाएंगे तो ये दशा आपकी और भी ज्यादा बेहतरीन हो सकती है। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष, उसकी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नवमांश कुंडली आपकी मीन लग्न की बनती है, यानी कि 12 नंबर से शुरू होती है। लग्न में उच्च का शुक्र विराजमान है, तो शुक्र की स्थिति बहुत जबरदस्त है और सप्तम भाव में बुध उच्च के बैठे हुए हैं। नवमांश कुंडली के लग्न में शुक्र उच्च का और सप्तम भाव में बुध उच्च का, यानी कि वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया आपका नजर आ रहा है नवमांश कुंडली के अनुसार भी। गुरु वहां पर तीसरे भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। मंगल वहां पर वर्गोत्तमी है, यानी कि मंगल देव अपनी ही राशि में वहां पर बैठे हुए हैं और धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो ये धन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति नवमांश चार्ट में नजर आ रही है। तो विवाह के बाद कहीं ना कहीं धन की स्थिति थोड़ी और बेहतर नजर आ रही है। राहु केतु उच्च के हैं, जो राहु केतु यहां पर नीच के नजर आ रहे हैं वो राहु केतु उच्च के हैं आपकी D9 चार्ट में, तो ये भी शुभ है। और शनि भी आपकी कुंडली में, D9 कुंडली में अच्छी स्थिति में है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य वहां पर एक वीक बनते हैं, इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। सूर्य वहां पर शनि की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं और शनि से दृष्ट भी हैं, तो सूर्य वहां पर थोड़े कमजोर हैं। लेकिन षडबल में चूंकि सूर्य का बल बहुत अच्छा है तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। सीधे उपाय के ऊपर हम चलते हैं। नित्य ओम ब्रीं बृहस्पति नमः, बृहस्पति का ये मंत्र है, आपको इसका 3 से 5 माला जाप, 3 या फिर 5 माला जाप करना चाहिए। श्रापित दोष निवारण पूजा, यहां पर जो शनि केतु का श्रापित दोष आपके अष्टम भाव में है उसका आपको निवारण किसी ब्राह्मण के द्वारा करा लेनी चाहिए। इसके बाद आपको एक माणिक्य, ये सूर्य का रत्न है, माणिक्य रत्न करीब 7 रत्ती का माणिक्य आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, रिंग फिंगर में इसे धारण करना चाहिए। तांबे अथवा सोने की अंगूठी में आप इसे शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को धारण कर सकते हैं। इससे आपको करियर में
और ज्यादा लाभ मिलेगा, आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी अथॉरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और आखिरी उपाय है आपके लिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। हनुमान जी की पूजा उपासना से भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 46 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।